हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आपको एनएमआर के जो नंबर ऑफ सिग्नल्स थे उसके बारे में समझाया था। उसमें भी प्रोटॉन्स की बात की थी हमने, इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट, डायस्टेरोमेरिक, एनाइसोमेरिक, वो सब प्रोटॉन्स के बारे में बात किया था। अभी जो आज हम अपना सेकेंड जो एनएमआर स्पेक्ट्रम से ऊपर से इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज द पोजिशन ऑफ सिग्नल। तो उससे पहले जस्ट रफली मैं समझा देता हूँ। एनएमआर स्पेक्ट्रम रहता है, तो एनएमआर स्पेक्ट्रम को मेजर करते हैं स्टैंडर्ड से। अगर आपका जो एनएमआर पीक क्लोज टू द जीरो आता है तो वो शिल्डेड प्रोटॉन मतलब अप फील्ड में है, जीरो से दूर जाता है तो उसको बोलते हैं हम डाउन फील्ड। तो ये पोजीशन किस तरीके से डिसाइड होती है, तो मतलब इसका मतलब ये कि जो प्रोटॉन अप फील्ड में रहता है वो काफी शिल्डेड रहता है, जो प्रोटॉन्स डाउन फील्ड में रहता है वो काफी डी शिल्डेड रहता है। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस शिल्डिंग एंड डी शिल्डिंग। तो वो आप ये चीज पढ़ के आए हो कि अगर प्रोटॉन रहता है, ठीक है, अगर उसके बाहर कोई लेयर रहता है, उसके सराउंडिंग में कोई लेयर रहता है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अप्लाई हो रहा है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, यहाँ पे एक पूरा ढाल जैसा हो चुका है, प्रोटॉन यहाँ पे रक्षित हो जाते हो, तो उसके लिए हमें हायर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है और उस वजह से अपने जो प्रोटॉन्स रहते हैं काफी शिल्डेड रहते हैं, कोर में रहते हैं। तो ये चीज हम समझाएंगे अभी आज की वीडियो के अंदर, शील्डिंग एंड डीशील्डिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर दिस सिलेबस। तो शील्डिंग के अंदर खास तौर पे मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट स्पेस के अंदर कैसी है वो देखना जरूरी है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये जानना भी जरूरत है। अब शील्डिंग डीशील्डिंग जो रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर वन, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, साथ में हम हायर रेडियो फ्रीक्वेंसी भी अप्लाई कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल जो रहता है उसके अंदर प्रोटॉन्स भी रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोटॉन का खुद का भी एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर आपको एडिशनली दो फील्ड जनरेट होंगे। नंबर वन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बोलेंगे He के तौर पे हम डिनोट करेंगे। सेकेंड वन, दैट इज द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बात आती है आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में। तो सबसे पहले हम बात करें अगर शील्डिंग की, तो शील्डिंग के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया हुआ एसिटिलीन का, और एसिटिलीन हमें पता है लीनियर मॉलिक्यूल है और ये इस तरीके से अरेंज होता है स्पेस में। तो हम मैग्नेटिक फील्ड बॉटम से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये समझ लो आप, और ये बॉन्ड के थ्रू जा रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा हम अप्लाई कर रहे हैं, मतलब करना पड़ रहा है। यहाँ पे ये जो प्रोटॉन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो He लिखा हुआ है, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ द प्रोटॉन्स, एज वेल एज जो मॉलिक्यूल है उसका खुद का एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो जब आपका एक चीज रहती है कि मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाइड करते हैं, आउटर मैग्नेटिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो दोनों हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। उन दोनों को जो अपनी जो फोर्सेस रहती है उन दोनों को नलिफाई करती है। जो बात आती है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंड्यूस, दैट इज द सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड अगर आपके आउटर मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करे, तो उसका मतलब ये होगा कि प्रोटॉन मेरा अगर स्मॉलर वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, तो वो रेजोनेट होने लगेगा, वो स्प्लिट होने लगेगा, स्पिन होने लगेगा। बट अगर यही इंड्यूस मतलब सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड अगर आपके आउटर मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, तो उसका मतलब क्या होगा कि अगर मुझे प्रोटॉन को रेजोनेट करवाना है, स्पिन करवाना है, तो मुझे उतना ज्यादा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रखना पड़ेगा ताकि वो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसकी वैल्यू को भी काट सके, साथ ही साथ जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू से भी वो ओवरकम हो सके। तो यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे ये रिलेशन ड्रॉ किया है, ये आप समझ लो इतना कि जब हमेशा HO एंड He दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जब Hi अपोज करता है HO को, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आपके आउटर मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, तो उस टाइम में ये रहता है कि ये मेरा प्रोटॉन जो उसको बोलता है शिल्डेड प्रोटॉन। और जब आपके पास ऐसा प्रोटॉन होता है तो समझना कि एनएमआर के अंदर जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो काफी अप फील्ड में होगा। अब यही बात उल्टी रहती है कि अगर जब Hi HO को सपोर्ट करे और He को अपोज करे, मतलब बहुत कम वैल्यू हो सकती है। ये सेकंड केस में हम देखेंगे ये चीज कि जब Hi एंड HO दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो अगेन ये देखो यहाँ पे उसका सिमेट्री, इसका अरेंजमेंट इन द स्पेस चेंज हो गया है। मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करें सेम डायरेक्शन में, अब यहाँ पे अपना Hi जो है वो चेंज, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, एंड ये He, दिस इज He, हियर Hi सपोर्ट्स टू द आउटर मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो इस वजह से इस जो इथीन मॉलिक्यूल जो है उसके जो प्रोटॉन्स है वो डी शिल्डेड है, मतलब कि आपको एनएमआर के अंदर हायर डेल्टा वैल्यू के ऊपर इसका
पिक मिलेगा। तो ये बात थी पोजीशन ऑफ सिग्नल की, जो हमने शील्डिंग डिशील्डिंग के तौर पर समझाया। तो इन शॉर्ट, अगर एक ही मॉलिक्यूल रहता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल जिसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप्स के प्रोटॉन, मतलब 2 टाइप के प्रोटॉन हो सकते हैं, एक शील्डेड प्रोटॉन, एक डीशील्डेड प्रोटॉन, तो आपको 2 अलग अलग एरिया के अंदर आपको एनएमआर पीक मिलेगा। एक अप फील्ड में हो सकता है, दूसरा डाउन फील्ड में होगा। तो ये बात थी पोजीशन ऑफ सिग्नल। तो ये हमने ये शील्डिंग डिशील्डिंग वाला कंप्लीट किया। अब हम बात करेंगे जो शील्डिंग डिशील्डिंग के ऊपर से हम बात करेंगे रेफरेंस कंपाउंड। तो प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाया था कि एनएमआर के अंदर हम जो वाई एक्सिस के ऊपर ये लिखते हैं टीएमएस, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज अ रेफरेंस कंपाउंड। तो क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि उसके रेफरेंस से उसको हम मद्देनजर रखते हुए हम उसको दूसरे एनएमआर पीक का हम कंपैरिजन करेंगे कि वो अप फील्ड में है या डाउन फील्ड में है। तो उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है टीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज अ टेट्रा मिथाइल सिलेन। तो सिलेन है मतलब सिलिकॉन एटम है जिसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है कार्बन से, मतलब मिथाइल ग्रुप से, और कार्बन के पास हाइड्रोजन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो आपका टेट्रा मिथाइल सिलेन है, इसके अंदर सिलिकॉन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सिलिकॉन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये क्या करेगा, कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेगा। अब जो कार्बन रहता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, हाइड्रोजन इज आल्सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बट कार्बन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाइड्रोजन से काफी ज्यादा है। तो क्या करेगा, वो भी कार्बन को, मतलब कार्बन इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा अपनी साइड फ्रॉम द प्रोटॉन्स। सो आप अल्टीमेट डायरेक्शन देखो कि जितने भी प्रोटॉन्स है वो कंसंट्रेट हो रहे हैं सिलिकॉन की ओर, मतलब उनकी जो इलेक्ट्रॉन है अल्टीमेटली कहां पे जा रहे हैं, सिलिकॉन के टुवर्ड्स सिलिकॉन वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स से ये जो प्रोटॉन है वो अट्रैक्टेड है, बॉन्डेड है। तो इसी वजह से ये जो टीएमएस पूरा मॉलिक्यूल है, ये जो टीएमएस है उसके ऊपर हम काफी कितना भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, ये प्रोटॉन इजीली स्पिन नहीं होते। प्रोटॉन कब इजीली स्पिन होंगे, जब वो फ्री होंगे, मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का अट्रैक्शन फोर्स कम हो सकता है, और हम बात करें सेंटर न्यूक्लियस के और से भी उसको वीक अट्रैक्शन फोर्स फील हो रहा हो। तो जब भी ऐसे प्रोटॉन्स रहते हैं, जो टर्मिनल प्रोटॉन्स रहते हैं, बाहर की साइड प्रोटॉन रहते हैं, वो इजीली स्पिन हो जाते हैं। तो इजीली स्पिन होना मतलब कि लोअर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वो स्पिन हो जाते हैं, इसलिए आपको ये सिग्नल जो रहता है डाउन फील्ड में मिलते हैं। तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं टीएमएस की। तो टेट्रामिथाइल सिलेन जो रहता है अपना ये मॉलिक्यूल, ये जो केमिकली इनर्ट मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि सिलिकॉन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई कार्बन से, और कार्बन की भी सभी वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो टीएमएस मॉलिक्यूल है वो इनर्ट है। इनर्ट है इसका मतलब क्या होगा कि वो किसी भी मॉलिक्यूल के साथ या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करेगा। मतलब हम कभी ऐसा हमें डर रह सकता है, इंटरफेरेंसेस आ सकते हैं कि अगर मैंने मेरा सैंपल लिया और टीएमएस के साथ मिक्स हो गया तो दूसरा कोई मॉलिक्यूल आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इट इज इनर्ट। सेकेंड थिंग, सॉल्वेंट जो रहते हैं ये काफी सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। मेजरली जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है इसके अंदर ये सॉल्युबल रहता है, बट जब इश्यू आता है दैट इज एक्वस सॉल्यूशन एज वेल एज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो लिमिटेशन में आता है इसका कि जो टीएमएस रहता है वो डिकम्पोज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वो कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, लाइक फ्लोरोएसिडिक एसिड, CF3COOH, H2SO4, ऐसे एसिड्स के अंदर एक्वस सॉल्यूशन जब बनता है तब वो डिकम्पोज हो जाते हैं। तब उस टाइम पे हमें क्या सोचना है, दैट इज देयर इज अल्टरनेटिव, देयर इज एन अल्टरनेट टू यूज टीएमएस, दैट इज साइक्लोहेक्सेन, DSS, डाइऑक्सीरेन, क्लोरोफॉर्म। ऐसे हमारे पास सॉल्वेंट्स अवेलेबल है जो उस टाइम पे, मतलब जब हम एक्वस सॉल्यूशन की बात करें जहाँ पे टीएमएस डिकम्पोज हो रहा है, उस टाइम हम ये मॉलिक्यूल ले सकते हैं और उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज कैरेक्टरिस्टिक के अंदर ये है कि टीएमएस जो है, ये जो इसका मॉलिक्यूल है वो इजीली वोलेटाइल हो सकता है नेचर में। तो टीएमएस हाईली वोलेटाइल है। इसका मतलब क्या होगा, जब आप सैंपल एनालिसिस करते हो तो अगर आपको आपका सैंपल रिकवर करना है तो इस सोल्यूशन के अंदर से अगर, और सेकंड थिंग थी कि टीएमएस को अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर, मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर यूज किया है, करेक्शन यही है कि टीएमएस को अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर मैंने यूज किया है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी ऐसे रहते हैं, हाईली वोलेटाइल रहते हैं, तो टीएमएस को मैं रिकवर कर सकता हूँ। तो ये एक सारी कैरेक्टरिस्टिक है टीएमएस की काफी यूज होने की। तो ये मैंने आपको समझाया रेफरेंस स्टैंडर्ड के बारे में। अब मैं बात करता हूँ केमिकल शिफ्ट की। तो केमिकल शिफ्ट मतलब हमने आपको ऑलरेडी एक बार समझा दिया है, बट फिर से समझाता हूँ मैं
इसी के साथ चलते हैं क्योंकि ये रेफरेंस स्टैंडर्ड की बात कर दी है हमने इसलिए। सो केमिकल शिफ्ट जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कौन सी टर्म से, डेल्टा, और उसको मेजर किया जाएगा ppm के अंदर। तो केमिकल शिफ्ट को अगर मुझे एक लाइन में मुझे बोलना हो तो मैं ये कह सकता हूं दैट इट इज द रेशियो ऑफ द एब्जॉर्बेंस ऑफ द सैंपल टू द स्टैंडर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं प्रोटॉन के ऊपर, तो रेफरेंस प्रोटॉन जो रहता है उसकी वैल्यू, जिसको मैंने स्टैंडर्ड बोला सैंपल, और साथ ही साथ करेक्शन, सॉरी, सो दैट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन एच आर। मीन्स जिस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आपके रेफरेंस के प्रोटॉन एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसका एक वैल्यू एच आर, और जिस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आपका सैंपल का प्रोटॉन एब्जॉर्ब कर रहा है उसका हम डिफरेंस लेंगे अगेन एच आर से। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज द सैंपल प्रोटॉन एब्जॉर्प्शन पीक वैल्यू माइनस रेफरेंस प्रोटॉन वैल्यू डिवाइड बाय रेफरेंस प्रोटॉन वैल्यू। और ये वैल्यू बहुत कम छोटी आती है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10⁶ के अंदर, तब जाके मुझे ये ppm में मुझे आंसर मिलता है। तो ये बात मैंने आपको समझा दी यहाँ पे केमिकल शिफ्ट के लिए। और इस केमिकल, ये एचआर मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिखा है। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है वो दैट इज इन अ लीनियर रिलेशन विद द फ्रीक्वेंसी। मतलब हम कह सकते हैं कि आप फ्रीक्वेंसी के बारे में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो न्यू। तो यही चीज है, दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस इक्वेशन न्यू एस माइनस न्यू आर अपॉन न्यू आर टू दैट इज विल बी इन हर्ट्ज। तो इसको हम लिखेंगे दैट इक्वल्स टू डेल्टा न्यू। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज है तब की बात है, तो बेसिकली हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। तो ये केमिकल शिफ्ट के बारे में था, लेकिन हमेशा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जरूरी नहीं है, आपको हम डायरेक्टली डेल्टा वैल्यू देते हैं। और दूसरा रिलेशन, जब मैग्नेटिक फील्ड आता है तो ये जो डेल्टा की वैल्यू रहती है वो हम टाउ के फॉर्म में, मतलब टाउ, डेल्टा कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टाउ। तो डेल्टा कैलकुलेट करना हो तो उस टाइम पे ये रिलेशन रहता है, और डेल्टा इज इक्वल टू 10 माइनस टाउ। ये किस तरीके से रिलेशन आया तो ये मैं आपको अभी समझाता हूं। हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे अपने एनएमआर स्पेक्ट्रम के ऊपर कि ये जो एनएमआर स्पेक्ट्रम रहा, ये आपको एनएमआर स्पेक्ट्रम हमने ड्रॉ किया था, जिसके अंदर मैंने बोला था डेल्टा से हम शुरुआत करेंगे 0 से लेके 10। ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं टाउ वैल्यू यहाँ पे रखता हूं तो मेरी टाउ वैल्यू पूरी उल्टी रहती है, दैट इट विल स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड एंड टू द 0। तो अब देखना ये चीजें हमें कि अगर मुझे ऐसा एक एनएमआर स्पेक्ट्रम मिल रहा है, 2 पीक मिले, तो उसमें से जो फर्स्ट पीक है दिस वन, उसकी डेल्टा वैल्यू कम होगी। ये जो पीक 1 है उसकी डेल्टा वैल्यू कम होगी जबकि टाउ वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या रिलेशन है दोनों के बीच में। अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 है तो टाउ की वैल्यू क्या है, 10 है। तो इसी वजह से ये वैल्यू हमें रिलेशन मिला है, डेल्टा इज इक्वल टू 10 माइनस टाउ, और सॉरी टाउ इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा, और डेल्टा इज इक्वल टू 10 माइनस टाउ। ये हमें रिलेशन मिला। दूसरी चीज, सेकंड पीक की हम बात करें कि अगर उसकी टाउ वैल्यू कम है, डेल्टा वैल्यू ज्यादा, तो ये दोनों के ये जो पीक आया वो हुआ डाउन फील्ड के अंदर, और ये जो पीक आया दैट विल बी इन द अप फील्ड। तो ये आपको हमेशा याद रखना होगा। एग्जांपल जब आएंगे एनएमआर के अंदर तो अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए टाउ वैल्यू दी जा सकती है। हम हमेशा डेल्टा वैल्यू के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि ये 10 तक ही सीमित होता है, 10 से भी हायर रहता है, लेकिन हम 10 तक रहने वाले हैं इसके अंदर। तो जब डेल्टा वैल्यू कम हो, नियर टू द 0, और टाउ वैल्यू ज्यादा हो, नियर टू द 10, तो सिग्नल इज इन द अप फील्ड, शील्डेड प्रोटॉन। अगर दूसरी बात करें, डेल्टा वैल्यू ज्यादा हो, टाउ वैल्यू कम हो, तो सिग्नल इज इन द डाउन फील्ड, दैट इज कॉल्ड अ डीशील्डेड प्रोटॉन। तो ये सब बात थी आपके पोजीशन ऑफ सिग्नल्स के रिलेटेड, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने आपको ये सब समझा दिया है। अब जो रिमेनिंग पोर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।